लो जी, खबरें तो बड़ी अजीब अजीब किस्म की आती हैं और आ रही थी सारी की सारी खबरें। और एक खबर बड़ी ज़बरदस्त आई है कि अब वहाब रियाज साहब को ख्याल आया है कि भाई मेरे पास कोई कंसल्टेंट का, एक मुशीरों का, एक जो है एक पूरा बेंच होना चाहिए। ये मुशीरों का वही उसी किस्म का है जब हमने देखा था ना कि लास्ट टाइम में जब गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा मुशीर थे और बहुत ज़्यादा वजीर थे, तो ये भी वो वाला मुशीरों वजीरों वाली सिलसिला मेरा ख्याल चल रहा है। और उन्होंने 3 कंसल्टेंट अनाउंस कर दिए हैं और तीनों कंसल्टेंट जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि एक जो है वो बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, कामरान अकमल, वो कंसल्टेंट हैं। दूसरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो उनका नाम है सलमान भट्ट, और सलमान भट्ट के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद राव इफ्तिखार अंजुम भी है। राव इफ्तिखार अंजुम किस लिए कंसल्टेंट बने, क्या हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो है बात करते हैं कि क्यों कंसल्टेंट की जरूरत क्यों पड़ गई, कौन सा ऐसा मौका आ गया, कौन सी ऐसी सूरत हाल आ गई, या भी वैसे ही जो गंडेरियां बांटने वाली बात होती है तो इतने गंडेरियां बांटी जाती हैं कि यार जिसने जो जो जैसे जैसे करना है जाके करता रहे। समझ नहीं आ रही कि इतने कंसल्टेंट क्या करने हैं, कौन सा ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। एक तरफ हफीज हैं जो डायरेक्टर भी हैं और हेड कोच भी हैं और वो बैटिंग कोच भी हैं, तो उसके बाद भी जो है आपको कंसल्टेंट चाहिए वहां पे। और वो एक जगह पे बैठ के ये भी कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा रौला नहीं है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। हमें जो है इस टाइम पे, इस मौके पे कोई इतने बड़े बड़े जो है वो आपके कोचेस नहीं चाहिए। जो सब कुछ चल रहा है बस फाइन ट्यून करना है, चीजों को ठीक करना है, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे ये अलग बात है कि बॉलिंग का कोच अलग है, स्पिन बॉलिंग का कोच अलग है, और फास्ट बॉलिंग का कोच अलग है, और बैटिंग का कोच अलग है। पता नहीं फील्डिंग का कोच को रखा है कि नहीं रखा, वो भी मेरे ख्याल में रखना चाहिए। बल्कि जरूरी है कि फील्डिंग का कोच तो बिल्कुल रखना ही चाहिए था, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। जिस किस्म की हमारे नखरे हैं और जिस किस्म की हम लोग छलांग मारने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, अगर आपने घोड़े गिट्टे बजाते हैं जब छलांग मारते हैं तो कोई ना कोई छड़ बज जाती सानू, तो ये सारा कुछ देखना चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ होते हुए भी आपको साथ साथ ये भी बताया था कि जिस तरह से बहुतात हो रही है चीजों की, इस वक्त भी ये सिलसिला, ये सूरत हाल क्रिएट हुई हुई है कि अभी जो 18 रुकनी टीम ऑस्ट्रेलिया गई है, वो 18 रुकनी टीम के साथ 17 पीपल ऑफ सपोर्ट स्टाफ है, 17 पीपल ऑफ सपोर्ट स्टाफ विद 18 टीम मेंबर्स। ये भी एक तारीख में एक नया ही लिखा जाएगा कि इतने बंदे एक वक्त में एक मौके पे जो है एक टीम के लिए, सपोर्ट के लिए क्या करने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। चलो उस पे तो खैर अब जो मौज लगी हुई है तो फिर मौज लगी हुई है, तो लेकिन यहाँ पे भी एक मौज लगी है। और वो लोग जो बैठ के मुसलसल क्रिटिसाइज करते रहे, नंबर 1 हफीज मुसलसल क्रिटिसाइज करते रहे, नंबर 2 वहाब रियाज मुसलसल क्रिटिसाइज करते रहे, नंबर 3 ये जो कामरान अकमल मुसलसल क्रिटिसाइज करते रहे, सलमान भट्ट ने तो ऐसी तैसी भेड़ दी क्रिटिसाइज करने में। और इन सब लोगों को आपने बड़े आराम से, बड़े मजे से, बड़े सुकून से बड़े बड़े ओहदे दे दिए। हम सलमान भट्ट की बात करें, सलमान भट्ट का सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि 2010 में मैच फिक्सिंग में सजा हुई, और सिर्फ सजा नहीं हुई, एक बहुत बड़े प्लेयर का कैरियर बर्बाद हो गया। मोहम्मद आमिर का तो कैरियर बर्बाद हुआ ही हुआ, वो तो चलो रहता सूता हो के अपनी एज का बेनिफिट लेके चीजें करते करते किस वक्त तक किसी मौके पे थोड़ा सा खेल गया। लेकिन मोहम्मद आसिफ, जिसके बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में उससे बेहतर बॉलर कोई नहीं आया, जब इससे शुएब अख्तर से पूछा गया कि आपका ख्याल है कि कोई आपकी जिंदगी में या बाद में आपका कोई रिकॉर्ड तोड़ सके, तो उसने कहा कि बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ सकता था, मुझसे बेहतर बॉलर था मोहम्मद आसिफ, जो इतनी अच्छी बॉलिंग कराता था, जितना अच्छा क्रिकेट को समझता था, जितना अच्छा बॉलिंग को समझता था, वो उसका बिल्कुल उसका बनता था कि वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देता। लेकिन हम लोगों ने जो है ना उसी को तोड़ दिया, बेड़ा ही गर्क कर दिया, खजली कर दिया उस बेचारे को। और उसकी क्रिकेट जो है वो ऐसे चीजों में घूमती हैं, चीजों में, मसाइल में घूमती हैं कि आप उन चीजों से निकल भी नहीं सकते। ब्लेम दिया भी जा सकता है, लेकिन ब्लेम इतना ज्यादा, क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द की टीम होती है उनको बहुत ज्यादा जो है कैटर करना पड़ता है। मजहर मस्जिद टाइप इस किस्म के लोग जिनका बार बार जिक्र भी आता है, चीजें भी आती है, वहाब रियाज के हवाले से भी आजकल मजहर मस्जिद का दोबारा जिक्र आया। जब वहाब रियाज दोबारा आए हैं, कोई जैकेट का कि उस जैकेट मजहर मस्जिद की उसने दी, और वो एक सिग्नल था कि ये पैसे पहुंच गए, माल पहुंच गया, नहीं पहुंच गया, सारा कुछ। और उसके बाद वो वहाब रियाज ने वो जैकेट पहनी भी हुई थी, पता नहीं जो कुछ भी चीजें वो आजकल सोशल मीडिया पे काफी चीजें आपको चलती नजर आएंगी। लेकिन खैर उसमें मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती रहती हैं। अल्लाह ना करे कि लोग इस किस्म के सिचुएशन में आए। लेकिन कामरान अकमल जो है, कामरान अकमल के हवाले से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते रहे इस बारे में कि वो इतने इतने आसान स्टंप, इतने इतने आसान कैचेस कैसे छोड़ देते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि 2009 में उन पे
फाइन भी हुआ ऑस्ट्रेलिया के टूर में, किस क्या फाइन हुआ, कैसे हुआ, उसकी तफसीलात में नहीं जाते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी है। और उसके बाद फिर राव इफ्तिखार को किस लिए आपने टीम में लिया, किस लिए, क्या हुआ, उससे कंसल्टेंट क्या, किधर, कौन सा, कितना बड़ा प्लेयर था, क्या था, बहुत बड़े क्वेश्चन हैं इसके बारे में। लेकिन चलें, जब मौजें लगी हुई हैं, जब लुट पड़ी हुई है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि वहाब रियाज के होते हुए, वहाब रियाज के बाद जो है वो आपको एक कंसल्टेंट चाहिए, फिर आपको दूसरा कंसल्टेंट चाहिए, फिर आपको तीसरा कंसल्टेंट चाहिए, तो ਤੁਸੀਂ करना क्या। ये वो सब लोग हैं जो चैनल्स पे बैठ के मुसलसल क्रिटिसाइज करते रहे, मुसलसल उस टीम को बैश करते रहे हैं, जिसके बारे में बार बार बाबर कहता रहा है कि टीवी पे बैठ के बोलना बहुत आसान है, ग्राउंड में परफॉर्म करना, चीजें करना, प्रेशर लेना बहुत मुश्किल है। और कितने मजे की बात है कि इन्हीं सब लोगों को उन्हीं पे मुसल्लत कर दिया जाएगा। कोई तो बंदा थोड़ा सा लिहाज कर लेंदा, बंदा थोड़ा ज्यादा ख्याल कर लेंदा है कि यार वो लोग जो बुरी तरह से बैश किया, बुरी तरह से, मुझे तो लग रहा है कि किसी वक्त जो है वो आप इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जो है वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, सिर्फ एक ही हमारे फेवरेट चैनल पे बैठ के। तो उसको भी, उनको भी आप सिलेक्शन कमेटी पे ले आएंगे। इतना अंडर प्रेशर कि भाई वो लोग जिनके साथ आप बैठना जो है वो गौरा नहीं करते, क्योंकि इतना क्रिटिसाइज कर लिया हुआ है, इतना रौला डाल दिया हुआ है उनके। अब आपने ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर दी हुई है कि वो आपको सिलेक्ट करेंगे, या आपको आपके बारे में राय देंगे, या आपके बारे में कमेंट्स पास करेंगे। और कमेंट्स वो वाले नहीं कि जो आप टीवी पे बैठ के, यूट्यूब चैनल पे बैठ के देते हैं। कमेंट्स वो जिनकी वैल्यू होगी, जिनकी वजन होगा। और आप ऑब्वियसली मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि सलमान बट जिसने क्रिकेटर्स का कैरियर जो है वो ख़राब किया, सलमान बट जिसने इस वक्त सूरत हाल इस वैसी क्रिएट की कि पाकिस्तान का जो नाम था उस टाइम पे जो है वो कैप्टन था यार, इस स्टेज पे उसको कैप्टनसी मिली हुई थी, और क्या चाहिए था। लेकिन उस एज में उसने जो है वो पाकिस्तान को इतना डिमोरलाइज किया, इतना डिग्रेड किया, और वो सारा कुछ करने के बाद आज वो हमारे पीसीबी के पेरोल पे है। फखर के साथ वो दरवाजे खुलेंगे और फखर के साथ जाके मेज कुर्सी के ऊपर बैठेगा, और फखर के साथ क्रिकेटर्स की फैसले करेगा, उनकी जिंदगियों के, उनके कैरियर्स के, उनकी गेम के, उनकी चीजों के। ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए बाकी सब लोगों को। और सलमान बट वही है जो इससे पहले जो उसमें शामिल था, जब मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के साथ इन तीनों का जो है एक मसला आया था इंग्लैंड में। और उसके बाद मोहम्मद हफीज ने अपना कैरियर कॉम्प्रोमाइज किया था। पिछली बार मैंने ये कहा था कि अपना कैरियर कॉम्प्रोमाइज किया था। उसने कहा था कि मैंने मोहम्मद आमिर के साथ नहीं खेलना, मैंने किसी फिक्सर के साथ, मैंने किसी मैच फिक्सर के साथ नहीं खेलना। और बहुत लान तान हुई थी, बहुत फड्डा हुआ था, बहुत इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। बहुत से लोग थे जो आमिर के साथ थे कि उसको माफ कर देना चाहिए, बहुत से लोग जो है वो हफीज के साथ थे कि नहीं यार, जब कोई मैच फिक्सर है तो फिर है, फिर उसको माफी नहीं है, फिर उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। अब कैसा लगेगा उसमें कि जब वो मैच फिक्सर मोहम्मद आमिर, तो चलो उस वक्त बच्चे होने का, छोटे होने का, अंडर एज होने का कोई हल्का सा बेनिफिट जो है उसको मिल सकता है, लेकिन सलमान भट्ट को तो नहीं मिल सकता था। अब कैसे होगा कि जब डायरेक्टर साहब जो है वो देखेंगे कि सलमान भट्ट साहब जो है वो कंसल्टेंट के तौर पे बैठे हुए हैं, और कंसल्टेंट जो है वो मशवरा दे रहे हैं, जिन्होंने मैं बार बार क्या कहूँ कि जिन्होंने इस मुल्क को किस तरह से बदनाम किया था और साबित हुआ था, और फिर जेलों में सजाएं भुगती थी इन लोगों ने। और अब वो जो है वो बैठ के फैसले करेंगे हमारे प्लेयर्स की, हमारी टीम की, हमारी किस्मतों के। तो पता नहीं क्या, कौन कहाँ पे क्या फैसले कर रहा है। या शायद कभी हमें चाहिए ही ऐसे शेडी लोग चाहिए जिनको आराम से ढाला जा सके, जिनको आराम से कॉम्प्रोमाइज करवाया जा सके, जिनसे अपनी मर्जी के नतायज लिए जा सके। तो ये एक कोई अच्छी मजे की खबर जो है वो इस वक्त नहीं हम सुना रहे। एक तो ये कि क्यों पीसीबी पे इतना लोड डाला जा रहा है, कंसल्टेंट्स क्यों चाहिए थे, किस लिए चाहिए थे, क्या वहाब रियाज को अपनी काबिलियत पे कोई शक था, कोई कि उसको बंदे साथ चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये कि क्या ऐसी कोई नौबत आ गई है उसमें कि ये इसमें कामरान अकमल, ये सलमान बट, राव इफ्तिखार, हफीज, वहाब रियाज खुद, ये सारे एक ही सूबे से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आप किस किस्म का तासुब छोड़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा तो लिहाज कर लेंगे। टीम ले करते हैं, जब बाकी जगहों पे टीम करते हैं तो करते हैं कि जी कोशिश करते हैं कि उधर से ही प्लेयर हो, इधर से ही प्लेयर हो, इस सूबे से भी हो, इस सूबे से भी हो, इस सूबे से भी हो, सारे सूबे जो है वो उनकी कोई ना कोई उसकी वो आ जाए, उसकी कुछ लोग उसमें रिप्रेजेंटेशन आ जाए उन सूबों की। लेकिन यहाँ पे आके, इस सूरत पे आके कौन सी ऐसी सूरत हाल हो गई कि एक ही सूबे के सारे बंदे जो हैं वो आपने रख लिए हैं इस तरह पीसीबी के अंदर। ये थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी, वरना इसके जो नतायज होंगे वो हमें, हमारी क्रिकेट की नस्लों को भुगतने पड़ेंगे।